Hello everyone. So the agenda for today's session is to discuss about the merge procedure first, and then we will discuss about its worst case number of comparisons, regarding best case number of comparisons, its overall complexity, and finally we will move towards its implementation part. Okay, तो आज के एजेंडा में इतना पार्ट रखते हैं और उसके बाद फिर finally we will discuss about the merge sort algorithm and at a very last. So I think I will make another video for this particular concept because first of all it's very necessary to understand this merge procedure part. And I hope कि ऊपर की वीडियोस अभी तक सबने देख ली होंगी बिकॉज अगर नहीं देखी तो इट्स जस्ट कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली. तो इट्स आई थिंक कि कोई यूज नहीं होगा अगर ऊपर की वीडियोस नहीं पढ़ी. मर्ज सॉर्ट का जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जिसमें मैंने पूरा रिकर्सिव ट्री बना के दिखाया है, तो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है आगे मर्ज प्रोसीजर को समझने के लिए. तो ये उसी का कॉन्टिन्यूशन है. इट्स जस्ट पार्ट 2 ऑफ मर्ज सॉर्ट यू कैन से. So now I will start with the merge procedure. So okay, let me clear the screen first. Okay, now I want to take the discussion to a merge procedure, like how merge procedure will work. And you know that merge procedure plays a very important role while doing this merging of two sub arrays in a sorted way. So what will happen now? Consider the scenario very much carefully. Suppose I am having two sorted sub arrays. Let us take an example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now here I am having an array elements like 10, 20, 30, 40. Okay, and assume this is first sorted subarray, and then I am having 11, 21, 31 and 41. And suppose this is second sorted subarray. Now जब ये एक एरे में कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से मर्ज प्रोसीजर काम करता है उसे मैं बहुत ध्यान से समझाना चाह रही हूँ. जस्ट बी फोकस्ड गाइज, एवरीवन. जस्ट कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड व्हाट आई एम डूइंग. ओके, तो मर्ज प्रोसीजर क्या करता है? ये मेरी सेकेंड सॉर्टेड सब एरे है, ये मेरी फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे. सॉर्टेड है ना? 10, 20, 30, 40 इज सॉर्टेड. 11, 21, 31, 41 इज ऑल्सो सॉर्टेड. अब मर्ज प्रोसीजर में क्या होता है? दो सॉर्टेड सब एरेज आती हैं, एक एरे के अंदर सॉर्टेड फॉर्म में आता है. कैसे? मैं एक और एरे बनाती हूँ जिसमें ये जाएगा सॉर्टेड मैनर में. ठीक है, सो आई थिंक अभी तक क्लियर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब होता क्या है कि वो यहां से स्टार्ट करेगा. सबसे पहले फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे के पहले एलिमेंट को देखेगा और सेकंड सॉर्टेड सब एरे के पहले एलिमेंट को देखेगा. मीन्स दिस विल कंपेयर एलिमेंट 10 and 11 and will check which one is smaller. Obviously 10. तो वो एलिमेंट मेरा न्यू एरे, ये मेरी न्यू एरे है जिसमें सॉर्टेड फॉर्म में मर्ज प्रोसीजर काम करने वाला है. मर्ज प्रोसीजर की फंक्शनैलिटी मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, ओके. अब क्या होगा? जब 10 चूज हो गया तो मेरा जो पॉइंटर है वो, क्योंकि ये फर्स्ट सब एरे से बिलोंग कर रहा है 10, तो नेक्स्ट पे चला जाएगा. व्हाइट बोर्ड पे बहुत ध्यान से फोकस करना है हमें किस तरीके से वर्किंग चल रही है. अब फिर से क्या होगा? एलिमेंट 20 फर्स्ट सब एरे से और एलिमेंट 11 सेकेंड सब एरे से अगेन कंपेयर होगा. What it will return? Minimum element is 11 now. So this will return 11.
पॉइंटर शिफ्ट होके नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा. कहां से शिफ्ट होगा? जिस सब एरे से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 11 सेकेंड सब एरे से बिलोंग कर रहा है, तो वो उसका पॉइंटर शिफ्ट करेगा. फिर से कंपैरिजन होगा. अब किस में होगा? 20 और 21 में होगा. So it will return the minimum element which is 21. So finally new array में 21 element आएगा और minimum element is 20 here. तो यहाँ पर my apologies 20 आएगा और पॉइंटर शिफ्ट होके नेक्स्ट वाले में चला जाएगा. बहुत ध्यान से आगे देखते हैं. अब पॉइंटर कहाँ पर है? 30 पे और सेकंड सब एरे में कहाँ पर है? 21 पे. तो 30 और 21 में कौन सा स्मॉलर है? 21 है. तो 21 यहाँ आएगा और पॉइंटर नेक्स्ट उस पे शिफ्ट हो जाएगा. फिर से कंपैरिजन होगा. 30 फर्स्ट सब एरे में एलिमेंट पॉइंटर मेरा जहां पर होगा वहां से उठाएगा और सेकंड वाले में 31 पर है. सो दिस विल रिटर्न 30. सो 30 विल रिटर्न. नाउ अगेन पॉइंटर मूव करेगा 40 पे एंड अगेन कंपैरिजन होगा 40, 31 में, विच विल रिटर्न 31 because it's the smallest element. तो पॉइंटर नेक्स्ट मूव कर जाएगा. अब आएगा 40, 41. Which is the smallest element? Obviously 40 is smallest. तो पॉइंटर आगे शिफ्ट कर जाएगा. तो 40 रिटर्न हो गया. अब जब आगे रिटर्न कर गया तो मैंने while लूप में कंडीशन लगा रखी है कि जैसे ही मेरा एलिमेंट साइज से ज्यादा पॉइंटर पे आ जाए तो वो एग्जिट कर जाए. वो एग्जिट कर जाएगा. इसका मतलब मेरा फर्स्ट सब एरे पूरी की पूरी स्कैन हो चुकी है. लेकिन सेकंड सब एरे में अभी भी मेरे पास एक एलिमेंट रिमेनिंग है, दैट इज 41 एलिमेंट बचा हुआ है. तो क्या वो किसी के साथ कंपेयर होगा? नहीं होगा. तो जो एलिमेंट बच गया है उसको एज इट इज कॉपी कर दे. तो 41 न्यू एरे में एज इट इज कॉपी हो गया. 41 का किसी के साथ लास्ट में आके कंपैरिजन नहीं हुआ. नाउ can anyone tell me how many number of comparisons this overall array in merge procedure will take place? पहली बात, merge procedure कैसे काम कर रहा है वो क्लियर हो गया हमें. दूसरी बात, number of comparisons की अगर मैं बात करूं, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many number of comparisons are there? 7. Okay. And how many number of elements are there? 8. बहुत ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं और नंबर ऑफ कंपैरिजंस 7 हुए. क्यों हुए? दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट एक सब एरे से आ रहा है, एक एलिमेंट एक सब एरे से आ रहा है, दूसरा दूसरे सब एरे से आ रहा है और ये चीज रिपीट हो रही है ना, कॉन्टिन्यूअसली. तो वर्स्ट केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए? एक्चुअली में फर्स्ट सब एरे में 4 एलिमेंट्स थे, सेकंड सब एरे में भी 4 एलिमेंट्स थे, -1 क्योंकि 41 अकेला रह गया था लास्ट में और इसीलिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमारे 7 हुए. आई थिंक एवरीवन इज एग्री टू दिस पार्ट विद मी कि ऐसा कुछ हुआ और हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस अल्टीमेटली 7 हुए इन केस ऑफ अ मर्ज प्रोसीजर. एक जनरल फॉर्म में अगर मैं इस चीज को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इन वर्स्ट केस क्या होगा कि हमारा एक एलिमेंट न्यू एरे के अंदर फर्स्ट सब एरे से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सब एरे से, थर्ड एलिमेंट फिर से फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट फिर से सेकेंड सब एरे से. In that particular case, if first sub array is having m elements and the second sub array is having n elements, so in worst case, when you talk about the number of comparisons the array may have, that would be m plus n minus 1. These are the number of comparisons that an array may have. If you will see here
in our previous example that I will take to demonstrate you about the number of comparisons, the value of m is 4 because the first subarray will contain 4 elements. The value of n is also 4 minus 1. That's why overall number of comparisons would be 7. Is it fine? I think everyone agrees with me. Okay. Now you will ask me, okay ma'am, this is the worst case scenario. But is there any best case scenario also? Let me see. Now I will take another array. Let me show you another array. In that particular array also, I will take 8 elements, suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elements are like, suppose I will take 5 and 8, and here I will take 10, 20, 30, 40, 50 and 60, just random. I am assuming that this is the first subarray, first sorted subarray, and I am assuming this is the second sorted subarray. Now, can anyone tell me that if I will create a new array where merge procedure will be applied, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Just see. Let me show you one important thing. Now, कंपैरिजन होगा, मैंने क्या बोला था, पहले सब एरे के पहले एलिमेंट और दूसरे सब एरे के पहले एलिमेंट, मतलब कि 10 और 5 में कंपैरिजन होगा. एग्री? यस. मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा 5. ओके. पॉइंटर किसका बढ़ेगा, पहले वाले का, सेकंड का, पहले का सेकंड का? टेल मी सेकंड सब एरे का ना, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट यहाँ से उठाया गया, तो बड़ा ठीक है. फिर से कंपैरिजन हुआ 10 और 8 में. रिटर्न क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट क्या है, या 8, तो 8 आ गया. पॉइंटर आगे बढ़ा, क्या कुछ है आगे, नहीं है, तो वो एग्जिट कर जाएगा. और एग्जिट करने पे क्या होगा, जो फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे हमारी रह गई वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड थी. जो फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे हमारे पास थी वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड थी. कि यहाँ पे कंपैरिजन करने की जरूरत है हमें फिर से? नहीं है. क्यों? क्योंकि जो मेरे पास एरे सब एरे थी वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही आई थी. तो एज इट इज मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट सब एरे थी उसको जस्ट मैंने कॉपी कर दिया विदाउट डूइंग एनी कंपैरिजन, एज इट इज 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So can anyone tell me how many number of comparisons in this particular case we will be having? 1, 2. Only 2 comparisons. So what I want to say in this particular scenario, that I want to show you something, that in best case of merge procedure, the minimum number of comparisons will be minimum number of elements of m comma n, where I am assuming that m is the number of elements in sub array 1 and n is the number of elements in sub array 2. अब उसको अप्लाई करके देखो. पिछले केस में हमारे पास m में 6 एलिमेंट्स थे, n में 2 एलिमेंट्स थे, तो ओवरऑल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए? ओनली 2, क्योंकि
अगर तुम मिनिमम ऑफ 6,2 देखो तो वो 2 होता है। तो मैंने यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन किया और साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से मर्ज प्रोसीजर काम कर रहा है। ये तीनों बातें ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक you can say thing in which we can easily able to do the merge sort algorithm. सारी बुनियाद जो है वो merge sort procedure पे बेसिस पे है, because you see कि डिवाइड करना आसान है लेकिन यहाँ पर कैसे काम हो रहा है वो समझना थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल एज अ डेमो लिया कि suppose I am having an array of elements like 10, 20, 30 and 40. After that 11, 12, 11, 21, 31 and 41. And the array indexing will be like suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 elements are there. Then I will show you, I already showed you like how the comparison will make. Suppose this is my, यहाँ से यहाँ तक suppose मेरी first sorted sub array थी और यहाँ से यहाँ तक suppose मेरी second sorted sub array थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या observe किया कि basically comparison होता है, if you will talk about the number of comparisons, so this is suppose the new array जहाँ पे एलिमेंट्स जाने वाले हैं। तो कैसे जा रहे हैं, सबसे पहले कंपैरिजन हुआ 10 और, क्योंकि इनिशियल पॉइंटर 10 और 11 पे होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, और रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न हुआ 10 क्योंकि 10 मिनिमम एलिमेंट है। 10 के रिटर्न होते ही अब मेरा पॉइंटर 20 पे आ गया, तो फर्स्ट से 20 उठेगा, सेकंड वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा। 11 आया, उसके बाद अब 20 कॉमा वहां सेकंड सब एरे का पॉइंटर शिफ्ट हो गया है नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो 20 आया। देन फिर से 30 कॉमा 21 क्योंकि अब फर्स्ट सब एरे से एलिमेंट लिया गया है। देन 21 आया। अब मुझे लग रहा है चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें सबको क्लियर हो रही हैं। अब आई नो एवरीवन इज नाउ क्लियर टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होगा, 40 पे पॉइंटर शिफ्ट हुआ कॉमा 31 एंड हियर कम्स 31। उसके बाद क्या हुआ कि 40 कॉमा 41 पे पॉइंटर शिफ्ट हो गया और मेरे पास रिटर्न हुआ 40। अब मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट ही रह गया, तो जब सिंगल रह गया तो मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया। So here what I will finally get is the output array as 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40 and at last element is just copied. So here we have seen what we have seen, that total number of comparisons is, this is first time comparison हुआ, उसके बाद ये सेकेंड टाइम कंपैरिजन हुआ, थर्ड टाइम कंपैरिजन हुआ, फोर्थ टाइम कंपैरिजन हुआ, ओके, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम। क्या नीचे कंपैरिजन हुआ? नो, नो कंपैरिजन। So overall number of comparison in this particular case is 7. This is what we have concluded in this particular discussion. And this is what I said to you is the worst case scenario, in which the number of comparisons will be m plus n minus 1. These are the number of comparisons that I will be talking about, where m is the number of elements in sub array, or I can say in sorted sub array 1,
n is the number of elements in sorted subarray 2. तो अगर हम ऊपर वाली सिचुएशन में लगाएं तो ऊपर वाले केस में m की वैल्यू क्या थी 4 और n की वैल्यू भी क्या थी 4, क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो था। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पहला एलिमेंट पहले उसमें से उठाया जा रहा है, दूसरा दूसरी एयर सब एरे से उठाया जा रहा है, तीसरा फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करें, इट कम्स आउट टू बी 7 एंड यस हमारी नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या है, 7 ही है। तो यस, दिस फॉर्मूला सक्सेसफुली सेटिस्फाइज आवर problem. This is how we discussed about the worst case scenario of a merge procedure. Okay? So this is the discussion regarding the worst case scenario. Now when I discuss about the best case scenario, I will again take one sorted subarray like अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने लिया था, जैसे कि सपोज हमारे पास एरे एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड उसके बाद सपोज मेरे पास यहाँ पे 5 लिया था, हमने 6 लिया था। सो इंडेक्सिंग इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now again what will happen? This is the positional indexing that we know really well. तो अब अगर मैं देखूं कि हमारे न्यू एरे में क्या आने वाला है, what we supposed to get after applying the merge procedure, just see the comparison very much carefully. सबसे पहले तो फर्स्ट एलिमेंट से एरे एलिमेंट उठाएगा 10, सेकेंड से उठाएगा 5. So what it will return 5. अब पॉइंटर किसका बढ़ेगा, सेकेंड सब एरे का बढ़ेगा. आई एम अज्यूमिंग दिस एज द फर्स्ट सब एरे, सॉर्टेड सब एरे एंड दिस एज द सेकेंड सॉर्टेड सब एरे. तो यहाँ पर फिर से कंपैरिजन जो होगा वो 10 और 6 में होगा एंड दिस विल रिटर्न द वैल्यू एज 6. आफ्टर दैट ये सेकेंड जो सॉर्टेड सब एरे थी वो तो कंप्लीट हो गई, तो कंपैरिजन होगा ही नहीं. तो हमने क्या किया, 5 आया मेरे पास, फिर 6 आया, उसके बाद क्योंकि कंपैरिजन होंगे ही नहीं तो एज इट इज, क्योंकि पहली सब एरे तो मेरी सॉर्टेड ही थी, तो हमने डायरेक्ट कॉपी कर दिया 20, 30, 40, 50 and 60. Now if you will see about the number of comparisons, so this is the first comparison and this is the second comparison, if you will see. So in best case what I will say, the general formula, best case scenario समझ में आया कि एक बार मतलब एक सब एरे से ही बार बार एलिमेंट्स को पिक किया जा रहा है और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स डायरेक्टली कॉपी हो जाएं. दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो. So in that particular case, if you will see, the general formula is minimum of m comma n. This is the again general formula for best case scenario of merge procedure. Okay, fine. So this is the formula that we have seen, where again the m is the number of elements in sorted subarray 1 and n is the number of elements in sorted subarray 2. Now when we talk about the overall time complexity of merge procedure, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले, डिस्कशन से पहले मैं बात करना चाहूंगी नंबर ऑफ मूव्स की.
नंबर ऑफ मूव्स कितने हुए, मूव्स मतलब कि कितने एलिमेंट्स प्रीवियस सब एरे से शिफ्ट होके न्यू सब एरे में आए, सारे के सारे ही आए। तो नंबर ऑफ मूव्स इन बेस्ट और in worst case scenario is m plus n, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स जो फर्स्ट सब एरे से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड सब एरे से बिलोंग कर रहे हैं, आफ्टर डूइंग कंपैरिजन न्यू एरे में शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली दिस इज माय न्यू एरे, दिस इज माय न्यू एरे। क्योंकि हम यहाँ पे न्यू एरे में शिफ्ट करते हैं तो इसीलिए इस एल्गोरिथम को आउटप्लेस एल्गोरिथम भी कहते हैं। इस मर्ज सॉर्ट को आउटप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल न्यू एरे को यूज कर रहे हैं जिसमें हम कंपैरिजन के बाद एक फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम is also known as, I will mention this particular point okay later, or I may mention it here, that note this merge sort is an outplace sorting algorithm. Why? Because here we are using a new array to store the elements after doing comparisons. ठीक है, तो जो भी न्यू एरे यूज करता है स्टोर करने के लिए, उस पर्टिकुलर सेम एरे में हम मैनिपुलेशन से कंप्यूटेशन नहीं कर रहे, एक एक्सटर्नल एरे को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम आउटप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। ओके, अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे इन दिस पर्टिकुलर केस, नंबर ऑफ मूव्स प्लस नंबर ऑफ कंपैरिजंस। नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन वर्स्ट केस हमने पढ़ा m प्लस n माइनस 1 होते हैं, और इन बेस्ट केस मिनिमम ऑफ m कॉमा n होता है, और नंबर ऑफ मूव्स दोनों ही केसेस में m प्लस n होते हैं। तो सब बड़ा पार्ट कौन सा है, क्योंकि हमें तो बिग O से काम करना है, हमें तो मैक्सिमम जो पार्ट है उसको अंडर कंसिडरेशन लेके चलना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम नंबर ऑफ मूव्स को ही लेके चलेंगे, विच इज m प्लस n. So this is the overall time complexity of a merge sort algorithm. After that, we have a discussion about the implementation part of a merge sort procedure. So this is something what we have discussed so far theoretically, how we can apply that particular thing with the help of a code. So I will discuss now this particular coding part. So for this, just let me erase this first. Now see this particular implementation part very much carefully. This is nothing, क्योंकि हमने बहुत in detail ऊपर discussion कर लिया है, तो अब मुझे देख के बताना कि कितना मुश्किल कोड लग रहा है, ये आप मुझे बताना एक्चुअली में समझने के बाद ये सब चीजें। अगर हम स्टार्टिंग में ये चीज देखते तो शायद सब घबरा जाते कि ये क्या है, बट अब शायद नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। तो दिस इज द मर्ज फंक्शन। ठीक है, एक न्यू एरे एर है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, अगेन मेरा अभी भी टारगेट यहाँ पर प्रॉपर कोडिंग वाला नहीं है, प्लेटफॉर्म पे भी हम मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करेंगे, कोडिंग करेंगे प्रॉपर। अभी थोड़ा सा ऊपर से मैं बताना चाह रही हूँ कि देखो कितना इजी है। यहाँ पे सपोज n1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और n2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ये एरे 1, ये एरे 2। एरे 1 अभी के लिए एज्यूम कर लो, कोड पे इन डेप्थ नहीं घुसते, बट यहाँ पे जो एरे 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम दो एरेज लेके चल रहे थे ना,
एरे 1 एज्यूम कर रहा है फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे को, एरे 2 लेके चल रहा है सेकंड सॉर्टेड सब एरे को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा के कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0 से और जे की वैल्यू को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। कंडीशन मैंने क्या लगाई कि जब तक, मैंने याद है मैंने आपको बताया था कि जब 5 और 6 चले गए उसके बाद वो नेक्स्ट पे कंपैरिजन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि कंपैरिजन तब तक ही करना जब तक कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक आई और जे की वैल्यू पहुंचे। जैसे उससे ज्यादा हो गई तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये कंडीशन मैंने व्हाइल लूप में लगा दी कि आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सब एरे और जे की वैल्यू भी कम होनी चाहिए विद एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सब एरे। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, अगर एरे 1 में जो एलिमेंट है वो छोटा है तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं कि एरे 1 से एलिमेंट जो उठा रहे हैं और न्यू एरे में इंसर्ट कर रहे हैं और आई का पॉइंटर बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही हमने किया था। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था 10 को, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, 10 और 11 को कंपेयर किया था। तो जब 10 छोटा था तो 10 को मैंने सबसे पहले न्यू एरे में लिख दिया, इसको एर ऑफ के मान लो, और आई का पॉइंटर मैंने बढ़ा दिया था, वो 20 पे शिफ्ट हो गया था। तो वो चीज हमने यहाँ पर करी, वो चीज हमने यहाँ पर करी। बिल्कुल इन डेप्थ कोडिंग हम करने वाले हैं, बट मुझे ऊपर ऊपर से एक बार कोड के टर्म्स में आपको समझाना था। थ्योरेटिकली मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से मर्ज प्रोसीजर काम करता है और आपको मुझे लगता है क्लियर भी हो चुका है। तो आई का पॉइंटर इंक्रीज कर दिया ताकि वो नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो जाए, नेक्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर करें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर एरे 1 का एलिमेंट छोटा नहीं है, एल्स में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि एरे 2 का एलिमेंट छोटा है। तो उस पर्टिकुलर केस में एरे 2 से एलिमेंट उठाए और न्यू एरे में इंसर्ट करे और एरे 2 के पॉइंटर को शिफ्ट करे। एंड ओवरऑल के की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि चाहे वो एरे 1 से बिलोंग कर रहा है या एरे 2 से बिलोंग कर रहा है, फाइनली एरे के में तो आ ही रहा है, न्यू एरे में तो आ ही रहा है, तो के का पॉइंटर तो शिफ्ट होना ही है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि 5 और 6 आ गया, तो जैसे ही वो एग्जिट हो गया लूप से, व्हाइल लूप एग्जिट हो गया, मतलब कि एक एरे कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर दिया बाकी एलिमेंट्स को। तो वो वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरे सब एरे 1 में सभी एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, सब एरे 2 में सभी एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो डायरेक्टली कॉपी कर दो, तो अब हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है और पॉइंटर बढ़ाते जाओ। ये एरे 1 के अंडर कंसीडरेशन हम मान के चल रहे हैं, दिस इज फॉर एरे 1 अगर है तो, और दिस इज फॉर एरे 2, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंटर्स को बढ़ा दिया। सो दिस इज हाउ we are able to implement this merge sort procedure. अभी ये कोड का आधा हिस्सा हुआ है, आधा पार्ट हुआ है। एक्चुअली रिकर्सिव, इफ यू रिमेंबर पिछले सेशन में हमने कुछ इस तरीके का रिकर्सिव ट्री डिजाइन किया था, लाइक दिस देन दिस, है ना, इस तरीके का रिकर्सिव ट्री डिजाइन किया था। तो ये रिकर्जन कहाँ कॉल हो रहा है, ये रिकर्जन कॉल हो रहा है मर्ज एल्गोरिथम में, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में ये रिकर्शन कॉल हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब वो कॉल होगा तो रिकर्सिव कॉल हम इस पर्टिकुलर फंक्शन में लगाएंगे। तो वो रिकर्सिव कॉल अब हम आने वाले अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। एंड दिस इज द फाइनल फेज ऑफ आवर कोडिंग पार्ट व्हिच विल डू ऑल ओवर द वर्क। सो अभी तक का पार्ट मुझे लगता है कि सब क्लियर हो गया है सबको। So what I will do, I will end this particular session right now, and after that I will appear in the next session with a new video content in which I will discuss about the merge sort algorithm. Okay, so I think so far so good. So thank you everyone. I hope you like this particular session and you will be able to understand each and everything. If not, just rewind this video again and just try to just
think over it, understand over it, like what I want to convey to you, what I want to deliver to you, कि किस तरीके से हर एक चीज चल रही है, मर्ज प्रोसीजर किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो रहे हैं, किस तरीके से हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ M+N बता रहे हैं, और ऊपर वाला पार्ट हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया ही था कि किस तरीके से रिकर्सिवली कॉल हो रहा है. So far this is what we have discussed. So thank you so much, guys. We'll meet in the next particular session where we will discuss about the Merz-Huttel algorithm. Thank you, everyone.